नमस्कार बंधुओं, जय श्री राम। मैं ज्योतिष आचार्य चित्रांश ज्योतिष परामर्श केंद्र से बोल रहा हूँ। कुछ आपको और नई जानकारी दे रहा हूँ। ज्योतिष रहस्य पार्ट 2 में आपको आगे ज्योतिष के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं सूर्य ग्रह के बारे में बताता हूँ। सूर्य एन विचार। सूर्य एक साल में 2 बार, एक उत्तरायण चलता है, एक दक्षिणायन चलता है। लोगों को ये साथ जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उत्तरायण दक्षिणायन वो कब होता है। सूर्य 14 जनवरी, जिसमें मकर संक्रांति होती है, उस दिन से ये मकर राशि में प्रवेश करता है। तो जब वो प्रवेश करता है तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। उस दिन से ये उत्तरायण यानी उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ये चलता है, तो इसको उत्तरायण बोला जाता है। इसके बाद ये जुलाई 14 से फिर दिशा चयन करता है, तब ये कर्क में प्रवेश करता है। उसी समय से ये दक्षिण दिशा बदल लेता है अपनी, फिर क्रमशः कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु क्रमशः राशियों को परिवर्तन करता हुआ उसके बाद फिर वो मकर में प्रवेश करता है जनवरी में। यानी कि साल में 2 बार ये राशि अपनी परिवर्तन करता है। तो पहली जब 14 जनवरी को करता है तो उत्तरायण में हो जाता है, उत्तरायण माना जाता है। और जब 14 जुलाई से करता है तो ये दक्षिणायन यानी दक्षिण तरफ को चलता है, तो दक्षिणायन कहलाया जाता है। ये तो हो गया सूर्य का फल। अब मैं आपको बता दूँ, उत्तरायण में जब सूर्य होता है तो उस यानी कि मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये 6 राशियों में क्रमशः जब प्रवेश करता हुआ भ्रमण करता है, उस समय जिसका जन्म होता है, यानी कि जनवरी से लेके जून मतलब 13 जुलाई तक के बीच में जो बच्चों को जन्म होता है, तो वो उत्तरायण में आते हैं, उत्तरायण जन्म फल में आते हैं। तो उसमें जन्मे व्यक्ति किस तरीके के होते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। इसमें जन्मे व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तीनों में अनुरक्त होते हैं, गुणवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और सुंदर स्वरूप के होते हैं। ये हो उत्तरायण के समय जब वो किसी बच्चे का जन्म होता है तब। इसके बाद ये 14 जुलाई से ये दक्षिणायन में चले जाते हैं सूर्य, तब उस समय जुलाई से लेके 13 जनवरी तक का जो जन्म होता है उस समय के बच्चों का जन्म का फल है। ऐसे उस समय के जन्मे जो बालक होते हैं, जातक होते हैं, वो छल प्रपंच करने वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, रोगी होते हैं और अधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। सभी भी ये लागू नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा होता है। कुछ जन्म कुंडली के आधार पर भी चेंज होता रहता है। अब सौर मास में एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं, तो उन ऋतुओं के बारे में भी बताता हूँ। सूर्य क्रमशः किन किन राशियों में प्रवेश करता है तो उसके हिसाब से ऋतुएं स्थित होती हैं। तो जैसे मकर राशि से कुंभ में प्रवेश करता है तो वो शिशिर शिशिर ऋतु बनती है, यानी जनवरी फरवरी में। मीन से मेष में प्रवेश करता है तो ये बसंत ऋतु बनती है, मार्च अप्रैल में। वृष से मिथुन में करता है, वृष और मिथुन में रहता है तो ग्रीष्म ऋतु रहती है, मई जून का महीना लगता है। कर्क और सिंह राशि में प्रवेश करता है तो वर्षा ऋतु बनती है, जुलाई और अगस्त। कन्या और तुला में प्रवेश करता है ये तो शरद ऋतु होती है, सितंबर अक्टूबर के महीने होते हैं, हिंदी महीने मतलब अंग्रेजी महीने। और वृश्चिक और धनु में जब प्रवेश करता है ये हेमंत ऋतु बनती है, नवंबर दिसंबर, ये अंग्रेजी महीने। सूर्य जिस दिन जिस राशि में प्रवेश करता है उस दिन से सौर मास प्रारंभ होता है। हमारे हिंदुओं का नया जो वर्ष प्रारंभ होता है वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है। जिस दिन सूर्य चैत्र मास में प्रवेश करता है, यानी कि मीन राशि में प्रवेश करता है, तो उस समय से अपना नया वर्ष प्रारंभ होता है। उसके बाद वैशाख में प्रवेश करेगा तो मीन राशि में, वृष राशि में प्रवेश करेगा तो ज्येष्ठ मास लग जाएगा, मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो आषाढ़ मास लगेगा, कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो श्रावण मास लगेगा, सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो भाद्र मास लगेगा, कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो आश्विन मास लगेगा,
तुला राशि में प्रवेश करेगा तो कार्तिक माह लगेगा, वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो माघ ठीक लगेगा, माघ महीना लगेगा, और धनु राशि में प्रवेश करेगा तो पौष माह लगेगा, मकर राशि में प्रवेश करेगा तो माघ माह लगेगा, कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो फाल्गुन मास लगेगा। इस तरीके से हमारे जो महीने हैं चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन, इस तरीके से ये हमारे 12 महीने होते हैं। बहुत से लोगों को अपने हिंदुओं के महीने पता ही नहीं है। सभी बच्चे अंग्रेजी के महीने जानते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, लेकिन उनको ये हिंदू महीनों की भी जानकारी होना चाहिए। अब मैं आपको जो ऋतुओं होती हैं, ऋतु में किस जातक का जन्म जनवरी फरवरी के बीच में यानी शिशिर ऋतु में जन्म होता है तो बच्चे का स्वभाव कैसा होता है। शिशिर ऋतु में जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति सुंदर होता है, स्वस्थ होता है, संत प्रवृत्ति के होते हैं और कामी होते हैं। बसंत ऋतु में जिसका जन्म होता है मार्च अप्रैल में, तेजस्वी होते हैं, उद्योगी होते हैं, कर्मठ होते हैं, देशांतरण करने वाले, अनेक रसों के ज्ञाता होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जिसका जन्म होता है मई जून लगता है तो जन्मे व्यक्ति एक साथ अनेक कार्यों को अंजाम देते हैं। एक साथ उनकी आदत होती है वो कई साथ कार्य एक साथ में कई कार्य करते चलें, उनकी ये स्वभाव होता है। यह संयमी होते हैं, शांत होते हैं, कठोर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पवित्र आचरण करने वाले होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि वर्षा ऋतु में जिसका जन्म होता है यानी जुलाई अगस्त के बीच में, तो ऐसे व्यक्ति गुणवान होते हैं, सबके प्रिय होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं, विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, चतुर होते हैं। अब शरद ऋतु में जिसका जन्म होता है यानी सितंबर अक्टूबर में, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार तथा कृषि कर्म में लिप्त होते हैं। वो व्यापार में ज़्यादातर ध्यान देते हैं, कृषि कर्म में ध्यान देते हैं, धन धान से संपन्न होते हैं, तेजस्वी होते हैं और सबके मान होते हैं यानी सब लोग उनकी इज्जत सम्मान करते हैं। हेमंत ऋतु में जिसका जन्म होता है नवंबर दिसंबर में, तो इसमें जन्मे व्यक्ति रोगी, भयभीत, तेजहीन, निष्ठुर और कार्य प्रवृत्ति के होते हैं। यानी कि आपने यह जाना कि अपने साल भर में 6 ऋतुएं होती हैं, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। शिशिर ऋतु में न ज़्यादा सर्दी होती है और न ज़्यादा गर्मी, जनवरी और फरवरी के बीच का महीना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ फल के अलावा मास फल, जो मैंने आपको मास बताए थे 12 महीने हिंदुओं के होते हैं, उन मासों में जन्मे बालक का फल क्या होता है, वो किस प्रकार के होते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे पहला, चैत्र मास में जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति सुंदर होता है, सुखी होता है, लाल नेत्र होंगे, अहंकारी होगा, रोषपूर्ण होगा, गुस्सैल होगा तथा स्त्रियों में आश्रित रहता है। अब मैं वैशाख माह में जन्मे के व्यक्ति बताता हूँ। वो व्यक्ति धनवान होते हैं, भोगी होते हैं, सुहृदय होते हैं, क्रोधी, उत्तम आकृति के, सुंदर स्वरूप के होते हैं, सुंदर नेत्र यानी आँखें होती सुंदर और स्त्रियों के प्रिय होते हैं। अब मैं आपको ज्येष्ठ मास में जन्मे व्यक्ति के बताता हूँ। ज्येष्ठ मास में जिसका जन्म होता है वो प्रदेश में समय बिताते हैं, यानी गर्मी में जिसका जन्म ज़्यादा होता है वो व्यक्ति ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। दीर्घायु होते हैं, कुशाग्र होते हैं, बुद्धि सुंदर और धनवान होते हैं, यानी बुद्धिमान भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं और धनवान भी होते हैं। आषाढ़ मास में जिसका जन्म होता है पुत्र सुख से पूर्ण होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, धन नाश भी होता है इनका, उसकी पीड़ा इनको सहनी पड़ती है। श्रावण मास में जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति सुख और दुख दोनों की परिस्थितियों में समान रहते हैं, न ज़्यादा दुखी रहते हैं न ज़्यादा सुखी रहते हैं, यानी कि बराबर कम्युनिकेशन उनका रहता है। भाद्र मास में जिसका जन्म होता है वो प्रसन्नचित्त होते हैं, पुत्रवान, सुखी, सुवचन, भाषी और शीलवान होते हैं। आश्विन मास में जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति सुंदर रूप तथा कवि, हृदय, गुणी, पवित्र आचरण कर्ता, पवित्र परंतु कामी प्रवृत्ति के भी होते हैं। कार्तिक मास में जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति धनी, बुद्धिहीन, दुष्ट चित्त वाले तथा व्यापारी होते हैं, इनका पेशा व्यापार का होता है। मार्ग मास में जिसका जन्म होता है
वह मृदुभाषी, मीठा बोलने वाले होते हैं, धनी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, पराक्रमी होते हैं, बहुत मित्र होते हैं इनके, और ये परोपकारी होते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, यानी कि किसी के लिए भी भला सोचने की इनमें क्षमता होती है। पौष मास में जिसका जन्म होता है वो व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं, शरीर से इनमें शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है, नहीं शक्तिशाली बॉडी से दिखेंगे, ये बहुत ताकतवर है। तेजस्वी भी होते हैं, इनके चेहरे पर तेज होता है, प्रतापी होते हैं, बहादुर भी होते हैं, नास्तिक होते हैं, लेकिन धर्म को ये ज़्यादा नहीं मानते, ये पूजा पाठ कम करते हैं, ऐश्वर्यमय जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन जीने वाले होते हैं। मास माघ में जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान, शूरवीर, निर्दयी तथा कामी प्रवृत्ति के होते हैं। फाल्गुन मास में जिसका जन्म होता है, यानी होली के समय जिसका जन्म होता है, होली वाले महीने में, वह व्यक्ति घोरे होते हैं, रंग उनका साफ होता है, परोपकारी होते हैं, धनवान होते हैं, विद्यावान होते हैं, पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, सुखी, देश विदेश में भ्रमण करने वाले होते हैं। तो बंधुवर, मैंने आपको 12 महीने जो हिंदुओं के हैं उनमें जन्मे व्यक्तियों के बारे में आपको बताया है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं, आप उसको दोबारा सुनिए, रिपीट करिए, आप उसको सही वास्ते सही तरीके से समझिए, तो आपको पता चल जाएगा आपका जन्म किस महीने हुआ है। उस महीने से अपने आप को मिलाइए कि आपका स्वभाव कहाँ तक सही होता है, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। जिस व्यक्ति के जन्म इन मासों में होता है वह उसी हिसाब से अपने मास के फल को पढ़ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी व्यक्ति का कृष्ण पक्ष में जन्म होता है, किसी का शुक्ल पक्ष में जन्म होता है। अपने हिंदू महीने में 12 जो एक महीना होता है तो 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। अब आपको यही पता नहीं होगा कि शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है। बहुत से लोग कैलेंडर देखते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि शुक्ल पक्ष क्या कहते हैं और कृष्ण पक्ष किस चौैया का नाम है, पता ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके यहाँ रामनारायण के पंचांग आता है, रामनारायण के पंचांग आप खोल के देखेंगे तो उसमें छोटे जहाँ तारीख डली होती है उसमें साइड में लिखा रहता है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और तारीख भी डली रहती है। जैसे कृष्ण पक्ष 1, कृष्ण पक्ष 2, या द्वितीय डला होगा, तृतीय डला होगा, तो आप समझ लीजिए कि प्रथम डला है तो कृष्ण पक्ष का वो पहला दिन हुआ। कृष्ण पक्ष का जो महीना लगा है 1 महीने का होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष, जो भी अपने महीने हुए मैंने आपको गिनाए हैं। तो 15 दिन तक 1 तारीख से चलेगी, 1, 2, 3, 4, 5 या प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी करके 14 तक चलेगी। 14 के बाद आप लिख के आएगा उसमें पूर्णमासी, लेकिन कृष्ण पक्ष होगा तो उसमें लिखेगा अमावस्या। तो अमावस्या वाले दिन 15 तारीख मानी जाती है हिंदुओं की, तो वो उस दिन कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाता है। उसके बाद लिखा होगा प्रथमा, शुक्ल पक्ष चालू, तो उस दिन से शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा। तो शुक्ल पक्ष का जब 15वीं तारीख आएगी तो उसमें लिखा जाएगा पूर्णमासी, पूर्णिमा, यानी कि चंद्रमा भी उसी हिसाब से घटता बढ़ता है। शुक्ल पक्ष जब आपका प्रारंभ होगा तो उस दिन से देखेंगे कि आपका चंद्रमा छोटा सा है, फिर धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जितने पूर्णमासी होगा चंद्रमा पूरा थाली बराबर आकार में आपको आसमान में दिखाई पड़ेगा। उसके बाद शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के बाद दूसरे लग जाएगी कृष्ण पक्ष की प्रथमा। तो प्रथमा वाले दिन चंद्रमा छोटा सा होगा, फिर धीमे धीमे वो जो आपने पूर्णमासी वाले दिन बड़ा चंद्रमा देखा उसमें थोड़ा सा कट लग जाएगा कृष्ण पक्ष की प्रथमा वाले दिन, फिर दूसरे दिन और कट लग जाएगा वो, यानी कि चंद्रमा धीमे धीमे छोटा होता चला जाएगा और अमावस्या वाले दिन आपको चंद्रमा आसमान में दिखाई ही नहीं देगा। उस दिन आप समझ जाएंगे वो उस दिन अमावस्या, घोर अंधेरी रात। और उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा दूसरे दिन से, यानी 15 तारीख के बाद, तो छोटा सा चंद्रमा आपको दिखाई पड़ेगा। फिर दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा चंद्रमा दिखाई देगा, फिर तीसरे दिन थोड़ा और ज़्यादा। इस तरीके से धीमे धीमे चंद्रमा बढ़ता चला जाएगा। पूर्णमासी वाले दिन आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप समझिए कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जो 15-15 दिन मैंने बांटे हुए हैं उसमें से अब मैं बताता हूँ कृष्ण पक्ष में अगर जन्म होता है किसी व्यक्ति का तो उसका फल क्या है। अब आप जानिए कि अगर कृष्ण पक्ष में किसी का फल है, यानी एक प्रथम तारीख से लेके और अमावस्या के बीच में जिसका भी जन्म होता है वो व्यक्ति कटुभाषी, कड़ुआ बोलने वाले, स्त्री पक्ष के दोषी, यानी औरत के लिए कुछ भी करते रहो लेकिन औरत की नज़र में बुरे ही माने जाओगे, यानी आपको स्त्रियां दोषी देंगी, आप उनके लिए कुछ भी करो। बुद्धिहीन भी होते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, स्वयं का काम करेंगे। निर्दयी भी होते हैं, अर्थात किसी के आश्रित, किसी की नौकरी
या किसी की बात वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये हुए कृष्ण पक्ष के फल। अब मैं बताता हूँ कि शुक्ल पक्ष में अगर किसी का जन्म है, यानी कि शुक्ल पक्ष का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पूर्णमासी तक किसी का भी जन्म है, तो उस बीच में जन्मे व्यक्ति का फल क्या होगा? वह व्यक्ति सुंदर होगा, गोरा चिट्टा होगा, धनवान होगा, पंडित होगा, ज्ञानी होगा, उद्यमी होगा, यानी कोई ना कोई रोजगार प्रारंभ कर सकता है, कार्य में कुशल होगा, शास्त्रज्ञ होगा और चंद्रमा के समान सुंदर, गोरा चिट्टा, बढ़िया, शोभामान होगा, यानी गोरा ही होगा। जिसका शुक्ल पक्ष में जन्म होगा वो व्यक्ति काला हो ही नहीं सकता। जिसका लेकिन कृष्ण पक्ष में जन्म है वो काला ही होगा, वो गोरा कम होगा, पूर्ण गोरा नहीं होगा। तो ये आप जान लीजिए कि मैंने आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जन्मे व्यक्ति के बारे में बताया। अब मैं बताऊं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष लगते कैसे हैं। तो सूर्य और चंद्रमा जो गोचर करते हैं, तो सूर्य से आगे जब चंद्रमा होता है, सूर्य से आगे गोचर में अगर चंद्रमा चल रहा है किसी राशि पर, जैसे मान लो सूर्य वृष राशि पे चल रहा है, तो चंद्रमा अगर मिथुन राशि पे चल रहा है, तो सूर्य से आगे चंद्रमा हुआ तो वो शुक्ल पक्ष चलेगा उस समय, और सूर्य से पीछे चंद्रमा अगर हो तो वो कृष्ण पक्ष चलेगा। यानी कि पहले सूर्य आगे वृष राशि पे और चंद्रमा मेष राशि पे, तो कृष्ण पक्ष चलेगा। इस तरीके से ये पक्ष चलते हैं। तो बंधुओं, धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल की घंटी दबा सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद। ये मेरा चैप्टर ज्योतिष नंबर 2।